इमरान साहब आप कुछ सवाल कर रहे थे। नियाज़ साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने अपने जवाब में 2 दफ़ा इंग्लैंड का जिक्र किया, तो इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से है? अनरिटन है। वहाँ तो उनको वो लिखने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई, तरमीम तो बड़ी दूर की बात है। हमारा अलमिया ये है कि क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के ये कैसे हैं कि यहाँ कोई आइन है, उस पर अमल दरामद तो बड़ी दूर की बात है। देखिए, इंग्लैंड कॉमन लॉ कंट्री है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं, मगर उनका बेनिफिट उन्हें क्या है, उनकी कन्वेंशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, अब उनकी एक कन्वेंशन है कि जो स्पीकर होता है ना, उसके मुकाबले में कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ता। जब तक वो स्पीकर रहना चाहे वो रह सकता है। हम उधर क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि कुछ कबाहतें गोरा इधर हमें दे गया था, वो हमने आज तक नहीं छोड़ी। उसकी एक मिसाल मैं आपको देखता हूँ कि ये अभी क्योंकि जैसा जलसा हो रहा है, दफ़ा 144 का नफाज किया गया। आप 1946 की जिन्ना साहब की स्पीच निकाल लीजिएगा, ये 1946 में जो उन्होंने की थी दफ़ा 144 पे, ये कॉलोनियल लॉ है और उन्होंने उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 का हवाला दिया। उस वक्त इधर खिजर याद टिवाना की गवर्नमेंट थी। उन्होंने कहा था इसका तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता, मगर मसला क्या हुआ कि आज 75 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद किसी पार्लियामेंट ने वो काला कानून ख़त्म ही नहीं किया। हम उन चीज़ों से निकल नहीं रहे। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, एमरजेंसी की प्रोविज़न है। दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी की प्रोविज़न होती हैं? मतलब हमने ख़ुद से ही ऐसे ऐसे मामलात बनाए हुए हैं कि हमने लिखा हुआ है कि इस कौम को हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होने देना। सर, जब आपको हुकूमत मिली थी तो कोई ऐसा इनमें से कोई कदम जो आपने कोशिश ही की हो कि हम ये ख़त्म कर दें? इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था? जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, हमने लॉ मिनिस्टर किस पार्टी से लिया? हमने MQM से लिया। फाइनेंस मिनिस्टर चंद महीनों के बाद हमें बाहर से लाना पड़ा। हमारी अपनी टीम हमने प्रॉपर शेप नहीं सर, आपने MQM से नहीं लिया। आपको याद होगा उन्होंने तो कहा था, MQM ने तो इनकार कर दिया था कि ये हमारे कोटे में नहीं चले, मगर है कि हमने अपना किया ही नहीं। देखिए, जब पार्टी ने आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करानी है ना, अपनी बुनियादी क्या होनी चाहिए कि आपका लॉ मिनिस्टर अपना हो, आपकी फाइनेंस की टीम, ये जो 4-5 मिनिस्ट्रीज है ना जो कोर हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो अपनी होनी चाहिए। एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, आप ही की बात के जवाब में उसी में कि वही लॉ मिनिस्टर उन्होंने 3-4 दफा इस्तीफा भी दिया, तो लेकिन आपने फिर उन्हीं को बनाया, तो ये गलती थी ना। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताने लगी हूँ कि असल में कौन कौन से ड्रैकोनियन लॉज मौजूद हैं। उस वक्त अगर यूज़ उस तरह से हो रहे होते, जब अब हो रहे हैं तो अब इस पे बात हो रही है, उस वक्त जो हो रहे थे उस वक्त उसके हिसाब से बात हो रही थी। तब नैब का इस्तेमाल गलत हो रहा था तो नैब के लॉज के ऊपर बात हो रही थी। अब अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो अब इन लॉज के ऊपर बात हो रही है। तो जाहिर है जब चीज़ों का नफाज होता है तो उसको डिस्कशन में भी आते हैं और पता लगता है कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट बड़ी हुई है आज, बैरिस्टर साहब आपको पता है कि आपकी जमात का फिर से नाम निशान कौमी असम्बली से ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा काम सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि मतलब देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आइन के आर्टिकल 51 पे बेस्ड है और उसको स्पीकर साहब कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम हो गई है, उस वजह से आइन पे अमल दरामद नहीं हो सकता। मतलब ये कैसी अजीब सी बात। ये कहते हैं ना कि जो पार्लियामेंट है वो कहते हैं पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, तो इसलिए हम जो कहते हैं अदालतों को भी वो मानना चाहिए। अच्छा देखें, पार्लियामान वो एक उस पे भी आ जाते हैं। पार्लियामान सुप्रीम किस तरह से होता है? देखें, पार्लियामान के पास लेजिस्लेशन का इख्तियार है, मगर हर इख्तियार पार्लियामान किससे लेके आता है? अवाम से। अवाम का बेसिकली मैंडेट सुप्रीम है, उसको रिस्पेक्ट करना होता है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी हम बात करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो आवाम से मैंडेट लेके आती है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। हर असम्बली के पास नहीं, आज ये असम्बली कहे कि जी मैंने 1973 का आइन ख़त्म करना है, मैंने नया आइन लाना है, नहीं ला सकती, क्योंकि इलेक्शन में ये आवाम से इस बात पे वोट नहीं लेके आए। जब तक आवाम की बैकिंग नहीं हो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो हमने अपनी कॉन्सेप्ट बनाए। इस वक्त बुनियादी तौर पे जो स्पीकर साहब ने किया है ना, वो किस लिए किया? उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के लिए दीवार खड़ी की है, प्रोटेक्शन बनाने की कोशिश की है। उन्हें पता है कि एक 12 जुलाई का फ़ैसला आ गया, उसके बाद एक शॉर्ट ऑर्डर आया जिसमें बड़ा डिसप्लेजर शो किया कि अभी तक इन्होंने जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं की और ये सारे बंदे तहरीक इंसाफ के। अब ये चीज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तो नहीं लिखा सकते थे, तो ये अब आए इनडायरेक्टली स्पीकर से। 100% ये रूलिंग चैलेंज कर रहे हैं ना, ये तो रूलिंग चैलेंज होनी है और उधर ही जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसके अंडर आप लोग करेंगे या इसको आप अलग से? देखें,
जो इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए गड़ा खोदा है वो इससे नहीं निकलने वाला, ये सारे कंटेम्प्ट में जाएंगे। मतलब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मजाक बना लिया है। देखें हर जजमेंट जो इन्हें पसंद नहीं आती टीवी पे देखेंगे, ये आर्ग्यूमेंट क्या देंगे कि जी कोर्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया। भाई आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ छोड़ ही नहीं रहे, मतलब आप तो धजियाँ बिखेर रहे हैं। और जो अदालत फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, वो कोई फैसला दे वो आप मानने को तैयार। लेकिन ये चेंज कैसे होगा? क्योंकि अगर इसके तहत फिर से इलेक्शन कमीशन आपकी जो मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को दी हैं वो उनको दे दें तो उनके पास तो मेजॉरिटी आ जाती है, और फिर वो जो आगे अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं वो भी वो कर सकते हैं। तो आपके जो बेंचेस हैं वो जैसे बनेंगे, अब वो भी आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद, तो ये तो कैसे इसके ऊपर रिव्यू होगा, किस तरह ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, इसमें और बैरिस्टर साहब एक लाइन सिर्फ और शामिल कर लें कि क्या आप समझते हैं कि अब मुकाबला ये पीटीआई और हुकूमत में होगा या मैच दोबारा अदलिया और हुकूमत के दरमियान पड़ जाएगा? देखिए हुकूमत जिस तरह की आपको पता है 17 सीटों वाली हुकूमत नहीं होती, ठीक है। इनको अपने वज़न से ज़्यादा मकाम दे दिया है, ठीक है। ये लड़ाई कहीं और ही जा रही है और गैर ज़रूरी तौर पे अदलिया को मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आज तक किसी को कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि देखें अदलिया एक इदारा है जो मुस्तहकम बुनियादों पे खड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका रोल है। आप किसी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कदगन नहीं लगा सकते। मतलब अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर चले जाएं इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया ने तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो है ना अप्लाई की हुई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक खदो खाल नहीं छेड़ सकते। और उसी तरह के पैराए में बांग्लादेश की भी जजमेंट्स हैं और पाकिस्तान की भी कुछ जजमेंट्स उसी चीज़ पर टच करती हैं। जिस दिन जाएगा देखें अदलिया के सामने जाना है और इन्होंने फिर जो है ना माफ़ियाँ मांगनी है, आप देखिएगा, और इन्हें जगह कोई नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, अब कल का जलसा तो अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाए, आगे फिर जलसे का प्लान है? क्योंकि आमतौर पर तो यही देखा जाता है कि जलसों से कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती, जलसा होता है, लोग घरों को चले जाते हैं और फिर उसके बाद अगला दिन आ जाता है। आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब अभी तक रिहा नहीं हो सके, मैंडेट की वापसी की कोई फ़िलहाल उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या? देखिए जलसा रीइंफोर्समेंट है और अवाम देख भी रही है और अवाम फील भी कर रही है कि जो 8 फरवरी का जोशो वलवला था वो बरकरार है। लोग आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं और ये मैसेज खाली जलसे वालों तक नहीं जाता, ये बहुत दूर तक जाता है और लोगों को पता है पल्स किधर लायक कर रही है। और इसी वजह से देखें कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, क्योंकि लोगों को पता है कि लोग जिस शख्सियत के साथ जुड़े हैं उसका मैंडेट कोई तस्लीम नहीं कर रहा। जब मैंडेट तस्लीम नहीं हो रहा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही। बैरिस्टर साहब ये फरमाइए कि आपने तो कहा कि सबको पता है पल्स का, लेकिन यहाँ तो ये भी बड़ी सरगर्म है खबरें कि शायद 1 महीने तक इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए और जो है उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाए। तो जिस रात ये आईनी तरमीम पास कर लेते तो ये चीज़ हो जानी थी जो आप चीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं। और जो बीच में बहस चल रही थी आर्टिकल 8 और वो किस तरफ है, ज़ाहिरी बात है ये इन्हीं चीज़ों पे फंडामेंटल राइट्स पे कदगन लगाने की कर रहे थे, मगर वो शब खून कामयाब नहीं हुआ। देखिए सियासतदानों को भी पता है, जैसा मौलाना साहब दूसरे सारों को पता है कि आज इमरान खान साहब पे लगाएंगे, कल उनकी भी बारी आनी है। देखिए इमरान खान साहब ने तो साबित किया अपने 1-1.5 साल के कॉन्डक्ट से कि जेल ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो उन्होंने साबित कदमी के साथ फेस कर लिया। एक आप मिलिट्री ट्रायल करके और क्या कर लेंगे, इमरान खान साहब का कद जो ऑलरेडी ऊपर खड़ा है उसको और ऊपर ले जाएंगे और इंटरनेशनली ये आपके लिए इतना डैमेजिंग होगा कि आप उसका बोझ सस्टेन नहीं कर सकते। अच्छा ये भी बताइएगा बैरिस्टर साहब कि आपके कुछ लोग जो कि 5-6 लोग जिनके बारे में ये ख्याल था कि वो शायद आईनी तरमीम में वोट कर देते अगर मौलाना मान जाते, उनके बारे में आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? किसी का बयान हल्फी है, नहीं है, कुछ कंफ्यूज्ड सी स्टेटस? अच्छा ये बेसिकली देखें 8 लोग हैं जिनमें से 4 हमने इंटेंशनली आज़ाद रखे थे और उसके रखने की लॉजिक थी, क्योंकि देखें हम सारों को SIC ज्वाइन करा दिया। अब जैसा उमर अयूब साहब थे, बैरिस्टर गौर, वो ऑलरेडी पार्टी के ओहदेदारान थे, तो मेन जो 4 पार्टी के ओहदेदारान थे उन्हें हम SIC नहीं ज्वाइन करा सकते थे क्योंकि हमने पार्टी स्ट्रक्चर भी रखना था। बाकी 4 जैसा शबीर कुरैशी दूसरे हो गए, इनके रिज़ल्ट लेट आए थे। शबीर कुरैशी साहब 2 महीने बाद जो है ना नोटिफाई हुए और जिस तरह से ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब थे, ये फ़ौरन इलेक्शन के बाद अगवा
हो गए थे, ठीक है, तो इस वजह से उस टाइम पे इन लोगों के एफिडेविट्स नहीं लिए जा सके थे, ये कोई इंटेंशनल या डिलिबरेट नहीं था। तो अब पार्टी ने जो है ना लेकिन अब वो 15 दिन का टाइम तो खत्म हो गया जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले ये उसमें आ भी नहीं सकते थे। अच्छा। क्योंकि ये वो 15 दिन का उन्हीं के लिए था जो जजमेंट में मेंशन्ड थे, वो 39 जिनको पीटीआई डिक्लेयर कर दिया और 41 ने देना था, ये उस 41 में नहीं थे क्योंकि ये पहले ही इंडिपेंडेंट रह गए थे, और ये रह उस वजह से गए जो मैंने आपको बताई है। तो अब इनका स्टेटस क्लियर है कि आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के बारे में ख्याल है कि जिन्हें पार्टी ने मना भी किया कि आपने नहीं आना, वो फिर भी आए, और बहुत से ऐसे यानी खबरें आती हैं कि जी अभी भी वो अंडरस्टैंडिंग है। मतलब वो आपने मीडिया पे भी देख लिया होगा, असलम घुमन साहब का एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड है, उस्मान अली का ले लिया है, बाकी 2 से भी रब्ते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह एक आधे दिन में आ जाएगा। सब आपके साथ हाँ जी, देखें इस वक्त देखें वक्ती तौर पे किसी को प्रेशराइज कर लिया होगा, कोई मजबूरी 100 उस तरह से कर लेते हैं, मगर बात ये है कि जो स्टेज खड़ी है ना, सियासतदान को भी पता है कि ये मामलात जितने गंभीर हैं, मैं अपनी चलती हुई कश्ती से डूबती हुई कश्ती में पैर रख दूँ, मैं किधर जाऊँगा। ठीक।